नमस्कार दोस्तों। मेरा काम है मरीजों का इलाज करना। मैं एक सरकारी अस्पताल में सीनियर डॉक्टर थी और मेरा एक प्राइवेट क्लिनिक था। मेरा नाम रिया है। ज़िंदगी में वैसे तो बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहूँगी, मगर यह कहानी एक छोटी सी बच्ची की थी जिसने न सिर्फ मुझे ज़्यादा हैरान किया बल्कि ज़िंदगी भर के लिए अपनी बच्चियों के बारे में चौकन्ना रहने के लिए मजबूर कर दिया। बुधवार का दिन था जब एक औरत अपनी 12 साल की बच्ची को लेकर मेरे क्लिनिक में दाखिल हुई थी। मेरी नज़रें उस बच्ची पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई थी। बच्ची का पेट हद से ज़्यादा बाहर आया हुआ था। जब मैंने बच्ची को देखा तो मुझे ऐसा लगा शायद उसे कोई बीमारी होगी या फिर पेट इसलिए बड़ा हो गया होगा कि पेट में पानी जमा होगा। मगर जब मैंने बच्ची की माँ की तरफ देखा तो उनकी आंखों में आंसू थे। क्या बात है मिस पूजा, आप रो क्यों रही हैं? मेरी बात सुनकर उसने मेरे आगे अपनी झोली फैला दिया। मैंने जब उसकी तरफ नासमझी से देखा, उसने अपने सर से चादर उतारी और मेरे कदमों में रख दी। डॉक्टर साहब, भगवान के लिए मेरी इज्जत बचा लीजिए। मैंने लड़की की माँ की तरफ देखा तो मैं समझ गई कि क्या समस्या है। असल में 12 साल की बच्ची पेट से थी। अब लड़की की माँ मुझसे कह रही थी कि मैं उसकी जान यानी कि उसकी इज्जत बचा लूं ताकि किसी को भी यह मालूम ना हो कि उसकी बच्ची प्रेग्नेंट थी। मैंने उसकी तरफ बेकानी नज़र से देखा और कहा कि मैं उसका अल्ट्रासाउंड करती हूँ। नहीं डॉक्टर साहब, अल्ट्रासाउंड करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बच्ची पेट से है, आपको नज़र नहीं आ रहा है क्या? आप तो डॉक्टर हैं, आप अच्छे तरीके से जानती हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे आपकी बच्ची को देखना पड़ेगा कि बच्ची की सेहत कैसी है और कैसे पेट से हुई। क्या इसके साथ कोई रेप हुआ है या किसी ने उसके साथ गलत किया है? मैंने बच्ची की माँ की तरफ देखकर कहा, नहीं जी, यह बात मैं नहीं जानती, आप इसी से पूछ लें। उसने तो हमारा मुंह काला करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस औरत ने नफरत से अपनी बेटी की तरफ देखते हुए कहा। फिर मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, अगर यह बात उसके बाप को पता चल गई तो वह उसे जिंदा ज़मीन में गाड़ देगा। क्या इतना बड़ा पेट है आपकी बच्ची का? क्या उसके पिता को नज़र नहीं आया? मेरी बात सुनकर वह अपने आंसू पोंछते हुए बोली, नहीं, वह तो समझते हैं कि इसके पेट में पानी भर गया है या उसे कोई इन्फेक्शन हो गया है। वैसे भी मेरी बच्ची की सेहत बहुत अच्छी है। यह तो मोहल्ले में ट्यूशन पढ़ाने जाती है, बच्चों को भी पढ़ाती है। मेरा मतलब है अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाती है, क्योंकि उसे इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है। इसी वजह से तो मेरी बेटी पर कोई कभी ऐसा इल्ज़ाम जवानी में भी नहीं लगा सकता था। यह तो इसका बचपन है। आप यह मत समझिए कि मैं उसकी माँ होकर उसकी साइड ले रही हूँ, बल्कि बात असल में यह है कि हमारे बच्चे बहुत ही अच्छे माहौल में रहते हैं। हमारी सोसाइटी भी बहुत अच्छी है और हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। स्कूल का माहौल भी अच्छा है, हर तरह की सुविधा है। मेरी बच्ची के साथ ऐसा कोई समस्या नहीं है, लेकिन बस क्या करूं, जो भगवान की मर्जी। उस औरत ने इतना कहकर सर झुका लिया तो मुझे इस पर शक होने लगा था। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भगवान बिना किए गुनाहों की सज़ा दे रहा था। यह बच्ची पेट से हो गई थी, किसी ने तो कोई जुर्म किया होगा, नहीं तो उसकी माँ से ही कोई लापरवाही हुई होगी, तभी तो बच्ची का यह हाल है। मैंने दिल से सोचा तो उसकी माँ मुझसे नज़रें चुरा रही थी। ऐसा लगता था कि उसकी माँ मुझे पूरी बात बताना नहीं चाहती थी। मैंने उसे कहा कि आपकी बच्ची का अल्ट्रासाउंड करना होगा, तभी मुझे पता चल सकेगा कि आपकी बच्ची कौन सा महीना चल रहा है और उसको कौन सा इलाज किया जा सकता है। यह औरत अल्ट्रासाउंड करवाने पर राजी हो गई।
उसकी बच्ची को मैं अल्ट्रासाउंड वाले कमरे में लेकर जाने लगी तो बोली, डॉक्टर साहिबा मैं भी साथ चलूँगी। ऐसा लग रहा था कि वह औरत बच्ची को अकेले मेरे साथ नहीं भेजना चाहती थी। शायद वह नहीं चाहती थी कि उसकी बच्ची मुझसे कोई बात कर ले। मुझे अजीब तो लगा, लेकिन प्राइवेट क्लिनिक में लोग ऐसे ही नखरे करते हैं। भले सरकारी हो तो लोग ज़्यादा बात नहीं करते, डॉक्टर की हर बात को मानते हैं और बहुत विश्वास भी करते हैं। लेकिन प्राइवेट क्लिनिक में कोई भी किसी की बात नहीं सुनता। फ़िलहाल यहाँ ज़्यादातर मरीज अपनी मर्जी ही मनवाते हैं और वह औरत भी अपनी बेटी के साथ अल्ट्रासाउंड वाले कमरे में आना चाहती थी, तो मैंने उसे मना नहीं किया। मेरे साथ साथ कमरे में आ गई। मैंने उसकी बेटी का अल्ट्रासाउंड किया तो स्क्रीन पर नज़रें गाड़े वह भी बैठी देख रही थी कि डॉक्टर साहब क्या कुछ उम्मीद किया जा सकता है? मेरा मतलब है, क्या मेरी बेटी की इज्जत बच जाएगी? देखिए, आप इज्जत बेइज्जत की बात ना करिए। यह छोटी बच्ची है और वैसे भी उसने जब कोई जुर्म नहीं किया तो आप उसको बार बार क्यों कोस रही हैं? उसके सर पर एक ही चीज़ क्यों थोप रही हैं? छोटी बच्चियों को ऐसी चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं होती। आपको अपनी बेटी के आसपास के माहौल की खबर रखना होगा। आपको तो पता लगाना होगा कि यह किसके साथ मिलती जुलती है, क्या करती है, कहाँ जाती है, उसके साथ कौन रहता है, वगैरह वगैरह। लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी बेटी का ख्याल भी रखना होगा। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आते ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी बेटी के साथ क्या समस्या है। मैंने उस औरत को बता दिया, जबकि मैं सब कुछ जान चुकी थी। अल्ट्रासाउंड को पढ़ना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी। मैंने आधा घंटा फिर भी सोच विचार की, मैं उस औरत को क्या बात कहूँ। ऐसा ना हो कि यह बुरा मान जाए, अपनी बेटी को मारना पीटना शुरू कर दे। मैंने उस औरत के साथ बड़े तरीके से बात की। मैंने कहा, देखिए, आपकी बच्ची बहुत नाजुक कंडीशन से गुजर रही है। इस कंडीशन में उसकी जान भी जा सकती है, इसलिए आपको उसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी होगी। अगर आप उसका ख्याल रखेंगी तभी उसकी ज़िंदगी आसान होगी। वैसे भी आप बच्ची की माँ हैं, कोई दुश्मन तो नहीं जो आप उसके साथ ऐसा सलूक करेंगी। आपकी बेटी पेट से है और इस बच्ची को 7वां महीना बीत चुके हैं। ऐसे में आपकी बच्ची को अगर मैं दवा दूंगी तो फिर हो सकता है कि उसके लिए ज़िंदगी भर मुश्किल पैदा हो जाएगी। आप ऐसा करिए, अपनी बच्ची को ले जाइए, इसका ख्याल रखिए, बच्चा पैदा होने दीजिए। गैर कानूनी काम करना भी नहीं चाहिए। वैसे और 12 साल की बच्ची के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। एक तो उसकी उम्र बहुत कम है, दूसरा आपकी बच्ची की कंडीशन बहुत नाजुक है। उसका ख्याल रखिए, उसे घर ले जाइए। मैं उस औरत को यह बात कहकर उसको तसल्ली देने लगी, मगर वह रोने लगी। बोली, डॉक्टर साहब, आप जो बात कर रही हैं वह बिल्कुल नामुमकिन है। अगर मैं अपनी बच्ची को अपने घर भी ले जाती हूँ तो बच्चा पैदा होने से पहले यह जिंदा ज़मीन में गाड़ दी जाएगी। आप मेरी जगह खुद को रख कर सोचिए। बताइए भला, क्या आप ऐसे किसी बच्ची की माँ होती और वह उम्मीद से हो जाती तो आपका पति आपको माफ़ करता? सारी बातें तो बच्ची की माँ पर ही आती है। सवाल उसकी परवरिश पर उठाते हैं। मैं उसे घर लेकर नहीं जा सकती। आप कोई ना कोई रास्ता निकालिए, नहीं तो मेरे लिए अपनी बच्ची को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा और मेरी बच्ची को बचाने के लिए मेरे पास कोई चारा नहीं होगा। मैं इस औरत की बेबसी देखकर हैरान हो गई। आप अपनी बच्ची को छोड़कर कहाँ जाएंगी? आपकी बच्ची का आपके अलावा सहारा ही कौन है? देखिए मैडम, यह बात तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन अगर आपके पास कोई रास्ता है तो बता दें, क्योंकि यह बच्ची या तो मौत के मुंह में जाएगी या फिर आप उसका कोई इलाज कर दें।
यह बातें कर बच्ची की माँ रोने लगी। तब मैंने बच्ची की माँ को एक सुझाव दी। मैंने उस औरत से एक बात कही कि अगर तुम अपनी बच्ची को मेरे क्लिनिक पर ही रहने दो और बच्चा पैदा होने तक उसे घर ना लेकर जाओ तो क्या यह आपके लिए मुमकिन है? उसने झट से कहा कि हाँ, ऐसा तो मुमकिन है। मैं अपने पति से कह दूंगी कि मैंने अपनी बेटी को अपनी बहन के घर भेज दिया है। बहन भी अच्छी है, वह मेरा साथ दे देगी। उसे भी पता है कि मेरी बच्ची के साथ क्या समस्या है। बस मैं अपने पति को किसी तरीके से काबू कर लूँगी। आप बताइए कि आप इस काम के लिए कितने पैसे लेंगी? और औरत बीमार भी थी और साथ ही मजबूर भी थी। अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान हो रही थी। मैंने उसे तसल्ली दी और कहा कि मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए। मैं तो इस बच्ची पर तरस खाकर आपको यह बात कह रही हूँ। वैसे भी मेरे क्लिनिक में रात के वक्त कोई भी नहीं होता, मैं ही होती हूँ, तो मैं उसका ख्याल रखूँगी और बाकी का टाइम मैं उसे अपने घर ले जाऊँगी। आपको अगर मुझ पर भरोसा है तो फिर उसे यहीं छोड़कर जाइए। उस बच्ची की माँ को और क्या चाहिए था? वह तो पहले से ही परेशान थी। कहने लगी ठीक है, मैं उसे यहीं छोड़कर जाऊँगी। उसके जाने के बाद मैंने बच्ची से पूछा, बेटा तुम स्कूल जाती हो क्या? उसने मुझे सारी बातें बता दी। मेरा शक था कि शायद स्कूल में टीचर ने उसके साथ कुछ ऐसी हरकत ना कर दी हो जिसके नतीजे में ऐसा हो गया हो, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बच्ची ने मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं दी, जबकि वह बच्ची बहुत डरी हुई भी थी। लगता था कि बच्ची को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं। उसके साथ क्या हुआ है और कब हुआ, कैसे हुआ, वह मुझे अपने पेट पर हाथ रखकर मासूमियत से पूछने लगी। डॉक्टर साहिबा, क्या मेरे भी बच्चे होंगे? मैं माँ बन जाऊंगी? हाँ बेटा, तुम माँ बन जाओगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी और तुम्हें खुश रहना पड़ेगा। मैंने उसे उछल कूद करने से मना किया। कहा कि अब तुम्हें बस अपना ख्याल रखना होगा, आराम करना होगा। अपने लिए भगवान से प्रार्थना करने की कोशिश करो। अगर किसी ने भी तुम्हारे साथ कोई भी किसी तरह की भी हरकत की हो तो मुझे सच सच बता दो। उसने तो ना में सिर हिला दिया और बोली कि ऐसा आज तक कभी भी नहीं हुआ। मुझे किसी ने कुछ कहा नहीं। उसकी बातों को समझ तो रही थी, मगर यकीन नहीं आ रहा था। बच्ची की माँ अगले दिन आई। उसके पास हलवा और बहुत सारी चीज़ें थीं जो कि खाने पीने की थी। मैंने बच्ची की माँ से वह सब कुछ ले लिया और क्लिनिक में ही रख दिया। बच्ची की माँ ने यह भी कहा कि वह उसे बहला फुसलाकर मिलने आती रहेगी। बच्ची अपनी माँ को याद तो करती थी, मगर साथ ही साथ परेशान भी होती थी। खैर, मैंने उसे क्लिनिक में ही रख लिया। उसके डिलीवरी के दिन अब करीब आ रहे थे। मुझे परेशानी भी थी कि कहीं उस बच्ची का केस बिगड़ न जाए, क्योंकि मैंने तो उसकी माँ से कह रखा था कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी बच्ची के केस मेरे हाथ में है, तो मैं उसे बर्बाद नहीं होने दूंगी, ना ही उसके भविष्य पर कोई फ़र्क आएगा। प्रेगनेंसी के दिन उसने 2 खूबसूरत बच्चों को जन्म दिया। बच्चे गोल मटोल, प्यारे और सेहतमंद थे। जब मैंने उन बच्चों को देखा तो मेरी हैरानी का ठिकाना ना रहा। वे दोनों जुड़वा बच्चे थे। आज तक मैंने ऐसा होते नहीं देखा था। बच्ची की सेहत बहुत ख़राब थी। मैं उसे अस्पताल से घर ले गई थी। अब वह बड़ी औरत मालूम हो रही थी। मुझे उस पर दुख भी हो रहा था। मैंने उसे दोबारा से पूछने की कोशिश की। उसे कुछ नहीं पता था। वह बच्चे उसके थे, पर मैंने सख्ती से मना कर दिया कि घर में यह बात किसी को ना बताए। बच्ची की माँ को भी मैंने सारी हकीकत बता दी थी कि 2 बच्चे पैदा हुए हैं। उन बच्चों को मैं किसी को अडॉप्ट कर दूंगी। आपको उसके बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। बच्ची की माँ अपनी तरफ से बेफिक्र हो गई और उसने मुझे फीस दी और बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने इस मुश्किल टाइम में मेरा साथ दिया। मैंने अपने पति से कह दिया था कि मैं अपनी बच्ची को अपनी बहन के घर छोड़ आई हूँ। उससे भी तसल्ली हो गई थी। वैसे भी वह बच्चों की ज़्यादा खबर नहीं रखता था, लेकिन अगर उसे पता चल जाता तो पता नहीं क्या होता। औरत यह कहकर चली गई थी। मेरे ख्याल में तो अब वह भी तसल्ली में ही थी। उसकी फिक्र भी खत्म हो गई थी, मगर मुझे उसकी बेटी की बार बार याद आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे मुझसे कुछ बताना चाहती थी, मगर मारे परेशानी के कुछ बता नहीं पाई। मैंने उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा था। बच्ची के जाने के बाद मेरे कमरे में मौजूद नर्स ने मुझे एक अजीब बात कही। बोली कि आपको नहीं लगता कि बच्ची की माँ का रवैया कुछ ऐसा था जिस पर मुझे शक हो रहा था। मुझे लग तो ऐसा ही रहा था, मगर मैंने सर झटक दिया। मैं फालतू की बातों में नहीं पड़ना चाहती थी। मैंने यह केस अपने दिमाग से भुला दिया। मेरे तो गुमान में भी नहीं था कि उस बच्ची को मुझे दोबारा भी देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल में यह सबसे बड़ी मुसीबत थी जो उन लोगों पर आई थी, और यकीनन उन्हें अगली ज़िंदगी में इस बात का खास ख्याल रखना था। मुझे इस बात का भी पूरा यकीन था कि वह माँ बाप अपने बेटी का खास ख्याल रखेंगे, उसे बाहर आने जाने नहीं देंगे। न सिर्फ यह कि उसकी हर हरकत पर नज़र रखेंगे, बल्कि उसके मिलने जुलने वालों पर भी ध्यान करेंगे। मैंने यही सोचा था कि यह आखिरी और पहला वाक़या होगा जो उस बच्ची की ज़िंदगी में आया है, मगर फिर वह हुआ जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। करीब 7 से 8 महीने बीत गए थे। वह बच्ची दोबारा मेरे क्लिनिक में दाखिल हुई। इस बार उसकी मौसी और माँ भी साथ थी, और बच्ची को बड़ा सा दुपट्टा उठा रखा था। बच्ची का कद काफ़ी बढ़ चुका था। लगता था कि अब उसकी ज़िंदगी में कोई और समस्या है। मैं समझी कि शायद कोई और दूसरी समस्या है जिसके लिए वह मेरे पास बात करने के लिए आई है, मगर उसने तो आते ही मेरे सर पर हैरतों का पहाड़ गिरा दिया। मैंने पूछा क्यों आना हुआ। कहने लगी मेरी बच्ची के साथ फिर से वही सब कुछ हो गया है, और लड़की की माँ रोने लगी। उसके आंसू देखकर मैं समझ चुकी थी कि समस्या फिर से गड़बड़ है। उसके साथ दोबारा वही हो चुका है जिसके लिए वह पहली बार मेरे पास आई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि एक छोटी सी बच्ची इतनी सी उम्र में ऐसे हादसे से बार बार गुजर रही है, और वह भी जब उसकी माँ को इसके बारे में कोई खबर नहीं, ना लड़की को कुछ पता। मैंने कहा कि अब यह सब कैसे हो गया? तुम कहाँ थी? तुम्हारी बच्ची के आसपास में ऐसा कोई इंसान तो नहीं, या ऐसा कोई आदमी नहीं जो यह हरकत कर रहा है? तो फिर यह सब क्या है? लड़की की माँ रोते हुए बोली, डॉक्टर साहब मुझे तो खुद इस बारे में नहीं पता। मेरी तो टांगें काँप रही हैं उस वक्त से, जब से मैंने अपनी बच्ची के बारे में ऐसा महसूस किया। आप कम से कम उसका टेस्ट करके पता लगाओ कि जो कुछ मैं सोच रही हूँ वह सही है या गलत, क्योंकि अभी तक मैंने उसका कहीं टेस्ट नहीं करवाया। आप जबकि मेरे हालात समझ सकती हैं, इसलिए मैं आपके पास लाई हूँ। आप भगवान के लिए चेक करके बता दें कि जो कुछ मैं सोच रही हूँ वह सही है या गलत। भगवान करे यह सब जो कुछ मैं सोच रही हूँ झूठ निकले, वरना मैं जीते जी मर जाऊँगी। अब तो मैं उसके बाप से क्या बहाना करूँगी? अब तो मेरी ज़िंदगी में तूफ़ान आएगा। मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगी। मैंने उसे तसल्ली दी, कहा कि आप बेकार में शक ना करें। पहले मुझे आपकी बच्ची को चेक करने दें। जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आती तब तक आप बेकार में परेशान मत हों। मगर मैं जब उसे अल्ट्रासाउंड वाले कमरे में ले गई तो अल्ट्रासाउंड की स्क्रीन पर नज़र पड़ते ही मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये दोबारा वही सब कुछ हो जाएगा। मैंने लड़की की माँ को भी सच सच बता दिया। कहने लगी ऐसा मत कहो, कह दो कि ये सब झूठ है। सच कहती हूँ,
गीता पर हाथ रखकर कसम खाने को तैयार हूँ कि मैंने जो कुछ भी कहा है वह बिल्कुल सही है। मैं अपनी बेटी के बारे में किसी मुजरिम को नहीं जानती। आप शायद मुझ पर ही शक कर रही होंगी। यह कैसी माँ है जो अपनी बेटी के बारे में इतनी सी बात भी नहीं जानती। लेकिन कसम खाकर कहती हूँ, मुझे वाकई में नहीं पता यह सब कुछ कैसे हुआ है। मैंने कहा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दवाइयों के इस्तेमाल से यह समस्या ठीक हो जाएगा। आपको परेशानी तो नहीं होगी जो उससे पहले हुई, मगर ऐसा बार बार होने से आपकी बच्ची की सेहत गिर जाएगी। बहुत कम उम्र में ऐसी समस्याएं बच्चियों के लिए बहुत खतरनाक होती है। आपको भी पता है कि उसकी सेहत कैसी है। एक तो उम्र कम है, दूसरा कमज़ोर, और आपको उसका ख्याल रखना होगा। मेरी बात सुनकर उसने कहा कि बिल्कुल ख्याल तो मैं रखूँगी। आप दवाइयाँ दे दें, मगर मुझे बता दें कि मेरी बच्ची का मुजरिम कौन है। वह औरत मेरे क्लिनिक में बैठी रोने लगी। मैंने कहा, मैंने उससे बात की पर समझ मुझको भी नहीं आया। मैंने तो कई बार आपकी बच्ची से बातों में उलझा कर पूछने की कोशिश की, क्या उसकी नज़र में कोई मुजरिम है, तो उसने साफ मना कर दिया और बोली कि आज तक ऐसा नहीं हुआ है, ना ही मुझे कोई ऐसा आदमी नज़र आता है जिसने मेरी तरफ बुरी नज़र से देखा हो, मुझे हाथ लगाने की कोशिश की हो। बस जो कुछ भी हुआ अचानक है। मैं इस मामले में कुछ भी नहीं जानती। बच्ची की बात सुनकर मैं हैरान थी। मैंने तो सोचा था शायद ये आखिरी बार होगा, अब इस बच्ची के साथ कोई समस्या नहीं होगा। लेकिन उसके मामले को करीब करीब कुछ ही दिन बीते थे। 2 से 3 महीने ही हुए होंगे कि वह लड़की फिर से क्लिनिक में आ गई। इस बार तो उसे देखकर मुझे गुस्सा आ गया। मुझे लगा जानबूझ के यह लोग नाटक कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कभी मुमकिन नहीं है कि कोई बच्ची प्रेग्नेंट हो जाए और उसकी माँ को ना पता चले। यह सब कैसे हुआ? इस बार मैंने अल्ट्रासाउंड करने की भी हिम्मत नहीं की, बस दवाइयाँ लिखकर दे दी। मगर बच्ची की माँ बहुत परेशान थी। आंखों से बहते आंसू के साथ बोली कि मैं कहाँ जाऊँ, दोबारा से मेरी बच्ची के साथ ये सब कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। मैंने कहा, मैडम, आज के ज़माने में इतना बेवकूफ़ तो कोई भी नहीं होता है जितना आप मुझे समझ रही हैं। आपकी बच्ची के साथ जो भी हो रहा है उसका मुजरिम आपके घर में ही मौजूद होगा। या तो आपने दूसरी शादी कर रखी है, आपका पति उस बच्ची का सौतेला बाप है, या फिर कोई और समस्या है जो आप। मैं तो बस अपनी बच्ची को स्कूल भेजती हूँ और कुछ भी नहीं करती। अभी मैं यह बात कर रही थी कि मेरे क्लिनिक के दरवाजे पर किसी और मरीज के आने की आहट हुई। करीब उसकी उम्र की एक और लड़की मेरे क्लिनिक में अपनी माँ के साथ दाखिल हुई थी। उसने मुझे देखते ही कहा, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है और अकेले में करनी है। यह लोग एक दूसरे का सामना नहीं करना चाहते थे। मैंने देखा उस औरत के साथ भी अपनी 13 साल की बच्ची थी और साथ ही खुद भी परेशान थी। आंखों से आंसू छलक रहे थे। मैंने उसे देख लिया था। ऐसा लग रहा था कि उसकी समस्या भी एक जैसी ही है। मैंने पहले वाली औरत को उसके घर भेज दिया और मैं दूसरे के पास गई थी, क्योंकि वह मेरे क्लिनिक में पहली बार आई थी। उसे वक्त देना भी ज़रूरी था। मैं उसके पास जाकर बैठी तो देखा उसकी बच्ची भी इसी तरह पेट की दर्द में पड़ी हुई थी। कहने लगी, मुझे अपनी बच्ची की पेट की दर्द की बहुत फिक्र है। उसके साथ अजीब अजीब चीज़ हो रही है जो सिर्फ शादीशुदा औरतों की होती है। मैंने बच्ची की तरफ देखा और उसका हुलिया देखकर समझ गई थी उसके साथ भी पहली वाली बच्ची की ही समस्या थी। मैंने उसे अल्ट्रासाउंड के लिए कमरे में भेजा। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखकर मेरे पैर कदमों तले ज़मीन खिसक गई थी। उस बच्ची के साथ भी वही समस्या थी जो कि पहली वाली के साथ था। अब तो मुझे उस पर अफसोस होने लगा। यह देखकर मैं परेशान हो गई। मैंने उसकी माँ को साफ साफ सच्चाई बता दी, तुम्हारी बच्ची प्रेग्नेंट है।
वह काँप कर ज़मीन में बैठ गई। बोली कि मुझे समझ नहीं आता, ऐसे कैसे मुमकिन है। मैंने उसे पहली वाली बच्ची के बारे में भी बता दिया था, क्योंकि अब माँओं को इस बारे में सोचने की ज़रूरत थी। मैंने कहा कि आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। आपकी बच्ची के साथ कुछ न कुछ हो रहा है, जिसका नतीजा आपके सामने आया है। जो बात आप कर रही हैं वह मुमकिन नहीं है। मैं आपकी बेटी पर कोई इल्ज़ाम तो नहीं लगा रही हैं, लेकिन देखिए जो हकीकत है वह आपके सामने है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपकी बेटी के साथ कुछ नहीं हुआ, फिर यह समस्या है। आपको भी तो अपने बच्चों के बारे में देखभाल करने की ज़रूरत है और उन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। मैंने उसकी माँ को जब यह बात कही तो वह रोने लगी। बोली कि मैडम, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मेरी बच्ची बस स्कूल जाती है और घर आकर बस खेलने कूदने के लिए जाती है। मैंने और जानकारी निकाला तो मुझे मालूम हुआ कि यह और पहले वाली बच्ची एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, आपस में एक दूसरे को जानते भी हैं। उन दोनों की कहानी मिलती जुलती थी। मैंने उससे कहा कि देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ और इस सब में माहिर भी। मुझे इन चीज़ों का जितना ज़्यादा अंदाज़ा था, इतना शायद उन आम औरतों को नहीं हो सकता था। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे अपने बच्चों के पास एक दिन रहने दें। एक दिन जब मैं उनके साथ रहूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि ऐसा क्या है जिसका नतीजा इतना भयानक सामने आता है, और हर बार ऐसा होता है। अगले दिन मेरी छुट्टी थी। उससे पहले कि मैं उन बच्चों के स्कूल में गई तो मैंने देखा ऐसा माहौल बिल्कुल भी नहीं था कि मुझे किसी पर शक होता। मैंने देखा वहाँ पर सब पढ़े लिखे लोग थे, किसी पर भी शक नहीं किया जा सकता था। माली, चौकीदार सब बहुत खुशमिजाज लोग थे, ख़ानदानी लोग थे, क्योंकि यह स्कूल भी आर्मी वालों की ही थी। इसमें ऐसा कोई चीज़ नहीं था जहाँ पर मुझे शक की गुंजाइश पैदा होती। जहाँ पर एक फ़ौजी का कानून होता है, वहाँ साफ़ सफाई ज़रूर होता है। स्कूल में मुझे कुछ भी नहीं मिला। मैं उन बच्ची के खेलने कूदने वाली जगह पर जा रही थी कि मुझे एक ख़तरनाक खबर सुनने को मिली कि कई बच्चियों के मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे जेल में डाल दिया गया है। उसकी वजह से कई बच्चियों की ज़िंदगी मुश्किल में पड़ चुकी है। कम से कम 30 से ज़्यादा बच्ची प्रेग्नेंट हो चुकी थी। इस बात की खबर आते ही मुझे दिलचस्पी हुई थी, क्योंकि मैं भी 2 केस देख चुकी थी जब छोटी छोटी बच्चियां बिना किसी कसूर के, बिना किए गुनाह की सज़ा पा रही थी। खबर के बारे में ज़्यादा जानकारी करने पर पता चला कि यह सारी करतूत एक वैन वाला करता था, जो बच्चियों को स्कूल से घर और घर से स्कूल छोड़ता था। ड्राइवर की मिली भगत थी। ड्राइवर बच्चियों को कुछ ऐसी चीज़ देता था जिससे वह अपने होश हवास खो बैठती थी, और कई ड्राइवर मिलकर अपनी हवस पूरी करते थे, और बाद में कुछ ऐसा सुनाया जाता था कि वह बच्चियाँ पूरी तरह नॉर्मल हो जाती थी। यह कई महीनों से चल रहा था और इसमें कई ड्राइवर मिले हुए थे। उन सभी ड्राइवर का DNA रिपोर्ट करवाई गई तो पता चला कि सारे मुजरिम पकड़े गए थे और उन्हें जेल के अंदर डाल दिया गया था। तो मुझे सारे पेरेंट्स से यही विनती करनी है कि आप अपने बच्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। आने जाने से लेकर लंच, स्कूल, खेलने कूदने, सभी जगह को अपनी नज़र में रखें और सभी का समय समय पर जानकारी लेते रहें, क्योंकि आज के इंसान अपने मतलब के लिए कितनी हद तक नीचे गिर जाते हैं, इसका कोई हिसाब ही नहीं। तो आप सभी सतर्क रहें, सावधान रहें। एक मामूली लापरवाही ने कई बच्चियों की ज़िंदगी को खतरे में डाल दिया था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मामूली सी लापरवाही से इतनी ज़िंदगी खराब हो सकती है। यह सोचकर अभी तक हैरान हूँ कि कभी कभी एक मामूली सी लापरवाही एक औरत की ज़िंदगी को हमेशा के लिए बर्बाद कर देती है।
भगवान इन बच्चियों के माँ बाप को सब्र दे और उनकी आने वाली ज़िंदगी को आसान करे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अगली कल की नई कहानी, दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद।